लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है और दूसरे चरण में राजस्थान में कई अहम सीटें हैं जिन पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। पहले चरण में काफी कम मतदान हुआ था, लिहाजा दूसरे चरण की वोटिंग के लिए राजनीतिक पार्टियों ने अपना पूरा दम लगाया है। राजस्थान में दूसरे चरण में टोंक, सवाई माधोपुर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, कोटा और झालावाड़, बारां कुल मिलाकर के ऐसी 13 लोकसभा सीटें हैं जहां पर मतदान होना है। और इन सभी 13 सीटों में से ऐसी कई सीटें हैं जिस पर मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है और इसमें से एक सीट ऐसी है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। यह सीट है बाड़मेर जैसलमेर सीट। इस पर बीजेपी कांग्रेस को निर्दलीय उम्मीदवार टक्कर दे रहे हैं। राजस्थान की इन 13 सीटों पर 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर कड़ी टक्कर मानी जा रही है और इन 5 सीटों पर सभी की निगाहें टिकी हैं। इन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार मजबूत हैं और वो एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। दूसरे चरण में जोधपुर लोकसभा सीट पर और बीजेपी की ओर से गजेंद्र सिंह शेखावत मैदान में है, उनके सामने कांग्रेस से करण सिंह उचियाडा है और दोनों के बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही है। वहीं कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर बीजेपी के ओम बिरला और कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल के बीच टक्कर है। जालौर सिरोही सीट काफी अहम है और इस पर कांग्रेस से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनावी मैदान में हैं, जबकि बीजेपी की ओर से लंबाराम चौधरी मैदान में है। इसके बाद बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर भी चर्चाएं हैं। यहां बीजेपी से महेंद्रजीत सिंह मालविया हैं तो दूसरी ओर भारतीय आदिवासी पार्टी से राजकुमार रोत हैं और उन्हें कांग्रेस का समर्थन भी मिला हुआ है और इस सीट पर भी टक्कर काफी दिलचस्प देखी जा रही है। लेकिन इन सबसे इतर सबसे चर्चित सीट बाड़मेर जैसलमेर सीट है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। इस सीट पर सबसे ज्यादा चर्चाओं में निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी हैं। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नींद उड़ा दी है। यहां बीजेपी की ओर से कैलाश चौधरी और कांग्रेस से उम्मीदवार बेनीवाल मैदान में है। इन सभी 13 सीटों पर अगर 2019 के नतीजों को देखें तो सभी 13 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और रिकॉर्ड जीत इन सीटों पर दर्ज की गई थी। तो ये एक बड़ी तस्वीर है और इन तस्वीरों को जरा समझने की कोशिश करेंगे। पिछले जो आंकड़े रहे थे इस बार क्या वो बदलने जा रहे हैं? 13 सीटों पर पिछली बार बीजेपी को जीत मिली थी, क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर जीत हासिल कर पाती है या फिर कांग्रेस का ही इसमें सेंधमारी करती है? ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन जरा सियासी समीकरण क्या कहते हैं वो भी समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा दिलचस्प ये मुकाबला नजर आता है, लेकिन इसको समझने की जरा बारीकी से कोशिश करते हैं। ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस सीट पर किसके बीच में कितना कड़ा मुकाबला है वो आप देख ही रहे हैं। लेकिन साथ ही आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष रावत जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर हेमंत गोयल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और शुरुआत में हेमंत जी आपसे ही कर रहा हूं। 13 सीटों पर नजर है लेकिन 5 सीटें कुल मिलाकर ऐसी हैं जिस पर सबसे ज्यादा कड़ा मुकाबला नजर आता है और सभी का ध्यान भी इन सीटों पर ज्यादा दिखाई देता है। 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों के लिए जो कड़ा मुकाबला है, झालावाड़ की सीट हो गई, जालौर सिरोही सीट हो गई, ये 2 ऐसी सीट हैं और 2 ऐसे बड़े चेहरे हैं। चाहे इसमें आप कोटा सीट को आप देख लें, ओम बिरला जहां से मैदान में हैं, आप कैलाश चौधरी की सीट को देख लें, आप जिस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत चुनावी मैदान में हैं, ये सभी वो सीटें हैं जहां पर सबसे ज्यादा फोकस नजर आता है। इसमें बाड़मेर वाली जो सीट है उसको इसमें काउंट करना बड़ा जरूरी भी है। आपको क्या नजर आ रहा है, कहां पर कितना कड़ा मुकाबला और दिलचस्प कहां पर अब नया मूड क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए शोभन जी, 13 सीट का चुनाव कल होने जा रहा है। 7 सीटों पर बीजेपी मजबूत स्थिति में है, चाहे वो चित्तौड़गढ़ है, पाली है, आपके उदयपुर है, भीलवाड़ा है। ये तमाम सीट ऐसी हैं जहां पर बीजेपी मजबूत स्थिति में है। 3 सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल रही है। वो कोटा की सीट है, जोधपुर की सीट भी है और जालौर सिरोही की सीट है। और 3 सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी अच्छी खासी टक्कर दे रहे हैं। वो बाड़मेर सिरोही, बाड़मेर जैसलमेर बाड़मेर है, टोंक सवाई माधोपुर है और एक सीट है आपके बांसवाड़ा। यहां पर भी मालवीय को अच्छी टक्कर बाप के प्रत्याशी के द्वारा मिल रही है। लेकिन अब हम देखें तो खासतौर से जालौर सिरोही में अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बाड़मेर में कैलाश मीणा केंद्रीय मंत्री है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। और कोटा में लोकसभा स्पीकर
आपके उनकी ओम बिड़ला जी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो ये तमाम इस तरह की चीजें हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि 3 सीटों पर बीजेपी को सी कैटेगरी में बीजेपी उनको मान के चल रही है, और वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी अच्छी खासी टक्कर उनको दे रहे हैं। क्योंकि टोंक सवाई माधोपुर की बात करें तो वहां पर हरीश मीणा काफी मजबूत खिलाड़ी है, और सचिन पायलट का उस सीट पर प्रभाव है, गुर्जर वोट वहां पर काफी ज्यादा है। और कांग्रेस ये भी कोशिश कर रही है कि सुखबीर सिंह जौनपुरिया के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कहीं देखने को मिल जाए, और उसका फायदा कांग्रेस लेने की कोशिश वहां पर करती हुई नजर आ रही है। बांसवाड़ा में हम देखें तो वहां पर हालांकि कांग्रेस का हम देखें तो बहुत बड़ी रणनीतिक दिवालियापन वहां पर पॉलिटिकली फेलियर वहां पर कांग्रेस का देखने को मिला, और कांग्रेस को वहां पर यह अपील करनी पड़ रही है कि कांग्रेस प्रत्याशी को वोट नहीं दे। तो अगर कांग्रेस प्रत्याशी को वोट नहीं मिलते हैं, क्योंकि मान के चलिए कि कांग्रेस प्रत्याशी जितने वोट लेगा वो बीजेपी को फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि राजकुमार रोत को अगर कांग्रेस के वोट शिफ्ट नहीं होते हैं तो ये बीजेपी के लिए प्लस माना जाएगा। इस तरह की संभावना वहां पर नजर आ रही है। जालौर सिरोही की बात करें तो जालौर सिरोही में तो अशोक गहलोत जो 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, इतने दिग्गज कांग्रेसी है, वो एक आम कार्यकर्ता की तरह वहां पर पर्चे बांटते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। वहां पर उनके महबूब की पत्नी कह रही है कि साहब आपके समाज के बेटे को टिकट मिला, अगर ये इस बार हार गया तो समाज के बेटे को कभी टिकट नहीं मिलेगा। इस तरह का जो पोलराइजेशन माली वोटों का करने की कोशिश वहां की जा रही है। और एक बात और है कि जोधपुर और जालौर सिरोही इन दोनों सीटों पर जातिगत समीकरण साधने की कोशिश अशोक गहलोत और कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि जोधपुर में माली वोट करण सिंह को मिल जाए और जालौर सिरोही में राजपूत वोट महबूब गहलोत को मिल जाए। तो इस तरह से कांग्रेस अपने आप को प्लस में लाने की एक कोशिश में लगी हुई है। ठीक है, यानी कि कांग्रेस प्लस में आने की कोशिश कर रही है, लेकिन कितना प्लस हो पाती है या फिर बीजेपी की स्ट्रैटेजी में माइनस हो जाती है, इसको ज़रा समझ लेते हैं। और आशुतोष रावत जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशुतोष जी, एक चीज़ बताइए, क्योंकि हम देखते थे कि जो पुराने जो कैडर के नेता हैं राजस्थान के, चाहे बीजेपी से हों चाहे कांग्रेस से हों, वही कैंपेन करते थे, वही दिशा तय करते थे, वही मुद्दे बताते थे, लेकिन कहीं वो पीढ़ी अब गायब सी होती हुई नजर आ रही है। हमने देखा अशोक गहलोत एक सीट पर आकर के सिमट गए, जालौर सिरोही से वो बाहर निकल नहीं पाए, अपने बेटे के लिए कैंपेन में इतने ज़्यादा व्यस्त हुए कि बाकी सीटों पर उनका ज़्यादा फोकस नज़र नहीं आया। आपने भी देखा होगा कि पूरे प्रदेश की जो बाकी सीटें हैं उन पर ज़्यादा उनकी नज़र थी नहीं। दूसरी तरफ ऐसा हाल सिर्फ अकेले कांग्रेस का नहीं है, बीजेपी का भी कुछ ऐसा ही हाल दिखाई देता है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी अपने बेटे की सीट पर दिखाई देती हैं, और बीजेपी से भी तमाम बड़े बड़े जो दूसरे नेता हैं वो ज़रूर कैंपेन करते हुए दिखाई देते हैं। और हमने देखा कि पूरा जो जिम्मा है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हाथों में रहा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी को लेकर के अलग अलग मंचों पर वो प्रत्याशियों के साथ मंच साझा करते हुए और प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोनों जो बड़े पुराने कांग्रेस पार्टी के चाहे बीजेपी के जो पुराने दिग्गज नेता थे वो इस पूरे बिग फ्रेम से गायब दिखाई दिए। आपका क्या आकलन है इसमें? देखिए शिवेंदु, पहली चीज जो आपने इन बड़े नेताओं के नाम पे जिक्र किया, कांग्रेस के अगर हिसाब से बात करें तो 2020 से हम कांग्रेस के अंदर एक अजीब सी स्थिति देख रहे हैं। और यहां कांग्रेस नहीं, अशोक गहलोत कांग्रेस और सचिन पायलट कांग्रेस, ऐसे 2 खेमे हमको 2020 से हमको नजर आ रहे हैं। पूरी विधानसभा के सत्र के दौरान, विधानसभा के कार्यकाल के दौरान यह लड़ाई इसी तरह खेमेबंदी में बटी रही। विधानसभा के चुनाव में हारने के बाद कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन ये 2 खेमे अभी भी आपको खेमेबंदी के तौर पर नजर आती है। इसको आपको इस क्लियर पिक्चर आपको इस तरह नजर आएगी कि जालौर सीट पर जहां पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वहां सचिन पायलट जो कांग्रेस में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं, वो चुनाव प्रचार करने तक के लिए नहीं गए और कहते थे कि उनका बयान आया कि मुझे वहां बुलाया नहीं गया, इसलिए मैं वहां नहीं गया। तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के अंदर अब से 4 साल पहले जो जंग शुरू हुई थी, 2020 से जो लड़ाई अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही थी, वो अभी भी सुलझी नहीं है। दूसरा के अगर भारतीय जनता पार्टी के एंगल से आप इसको देखें तो निश्चित तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया इस बार हमको पूरे प्रदेश भर में कैंपेन करती हुई दिखाई नहीं दी। हालांकि उनकी तरफ से और पार्टी की तरफ से सफाई यही दी जाती रही कि वो अपने बेटे के कैंपेन की वजह से बाहर नहीं जा रही हैं और वो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन शायद वसुंधरा राजे
सिंधिया भी अब उतनी भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक्टिवेट नजर नहीं आती है। दूसरी पीढ़ी को जो सत्ता सौंपी गई है, शायद हाँ। कमान उसी के हाथ में दी जाती है। हाँ। लेकिन अगर आप बाड़मेर की जो सीट का जो जिक्र कर रहे थे कि बाड़मेर सीट का जिक्र केवल राजस्थान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर बाड़मेर सीट का जिक्र हो रहा था, लेकिन हाँ। वहां का जो आज का लेटेस्ट अपडेट है कि हनुमान बेनीवाल ने वहां पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की है, वो निश्चित तौर पर इस सीट के सारे समीकरणों को बदल देने वाला है। हनुमान बेनीवाल क्योंकि एक तरफ वो एनडीए में नहीं थे, इस बार चुनाव एनडीए की तरफ से उनको टिकट नहीं मिला, वो इंडिया अलायंस के साथ में गए, इंडिया अलायंस से उन्होंने चुनाव लड़ा, नागौर से खुद चुनाव लड़ा, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने बाड़मेर सीट के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी की जगह हाँ। कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है और तमाम हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इस सीट पर जाट वोट यह एक दिन पहले निर्धारित करेगा कि उसको किसके साथ जाना है, उसको कैलाश चौधरी के साथ जाना है या उसको कांग्रेस के कैंडिडेट्स के साथ जाना है कि या उसको रविंद्र सिंह भाटी के साथ जाना है। रविंद्र सिंह भाटी उनके कास्ट का नहीं था इसलिए वहां नहीं जाना था, उसके अंदर कंफ्यूजन था जाट वोट का कि उनको कांग्रेस या बीजेपी में से एक चुनना था। ऐसे में हनुमान बेनीवाल ने वहां पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करके एक बड़ा गेम चेंजिंग। अच्छा, एक चीज हम ये देखते हैं कि लाभार्थी वर्ग एक बड़ा वर्ग हो गया है और यही बीजेपी का कोर वोटर भी है। तो हम इसमें देखें कि 1,36,00,000 से ज़्यादा जो इसमें महिलाएं हैं, उन पर सबसे ज़्यादा फोकस है। आप देखिए एमपी में सबसे ज़्यादा जो योजनाएं हैं महिलाओं को केंद्रित रख करके की जाती हैं। राजस्थान में भी इसी नई सिरे से जो काम किए जा रहे हैं उस पर जो नज़र है वो महिलाओं के लिए ज़्यादा दिखाई देती है। तो अब देश भर के लिए भी जो स्कीम्स बन रही हैं उसमें भी महिलाओं की सेंट्रिक रख करके कदम उठाए जा रहे हैं। तो लाभार्थी वर्ग में महिलाओं से जुड़ा हुआ जो वर्ग है उसको अगर सेंटर किया जाए, और फर्स्ट फेज का जो वोटिंग हुई है ज़्यादा अच्छी हुई नहीं, तो उसमें माना गया कि कुछ नुकसान हो सकता है बीजेपी को, लेकिन ये जो लाभार्थी वर्ग है ये कहीं एज दे सकता है, या अगर कहीं एक्टिवेट होता है सेकंड फेज के अंदर मतदाता, इससे बीजेपी को फायदा पहुंचने की कुछ संभावना आपको कहाँ, आकलन इसमें क्या नजर आता है आशुतोष जी? बिल्कुल बिल्कुल सुमेन जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभार्थी वर्ग एक बड़ा वोटर है। पूरे देश भर में आप देखें तो नरेंद्र मोदी ने जो 10 साल काम किया, उस 10 साल में उन्होंने पार्टी का कैडर तो खड़ा किया ही किया, लेकिन वो राजनीतिक तौर पर भी अपनी चतुरता दिखा रहे हैं और एक बड़ा लाभार्थी वर्ग उन्होंने पूरे देश भर में खड़ा किया। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार वापस आई उसमें एक बड़ा रोल इस लाभार्थी वर्ग ने निभाया। वो महिलाओं के तौर पर हो, किसान के तौर पर हो, चाहे युवाओं के तौर पर हो, महिलाओं को तमाम तरह की जो सब्सिडी दी गई, गैस सिलेंडर में राहत दी गई, साथ में किसानों को जिस तरह की फसल बीमा योजना दी गई, साथ में किसान सम्मान निधि दी गई। तो एक ऐसा कैडर जो पार्टी के साथ में एक लाभार्थी वर्ग का जो नरेंद्र मोदी ने खड़ा किया, निश्चित तौर पर उसको भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिलता है और इस चुनाव में भी मिलेगा। और यही कारण है कि यह चुनाव नरेंद्र मोदी के काम और राम के नाम का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ अभी तक लेकिन फर्स्ट फेज में जितनी वोटिंग परसेंटेज रहा है, ये कहा जा रहा है कि बड़ा नीरस सा चुनाव चल रहा है। हेमंत जी, क्या लग रहा है कि ये वाकई में नीरस चल रहा है या अंडर करंट है? लोग अभी भी मतलब वोट करने के लिए पूरा इस चुनाव को लेकर के उत्सुक हैं या नीरस ही चल रहा है असल में? देखिए, चुनाव तो नीरस रहा क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से निकल के सामने आई पहले चरण में, उससे साफ ये जाहिर हो गया कि चुनावों में उदासीनता रही कार्यकर्ताओं के द्वारा भी। कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तरह से असमंजस में थे कि भाई जिस तरह से उनके प्रत्याशी टिकट वापस कर रहे थे, चाहे झुंझुनू में ब्रजेंद्र ओला है, चाहे जयपुर में प्रताप सिंह खचरियावास है, चाहे राजसमंद में सुदर्शन रावत हैं, तमाम लोग जिस तरह से टिकट वापस कर रहे थे, उस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह सारा खत्म हो गया। और जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन कर गए, चाहे लालचंद कटारिया है, डॉक्टर करण सिंह यादव है, राजेंद्र यादव है, तो अब कांग्रेस के वो कार्यकर्ता जो सालों साल कांग्रेस के साथ वोट देते थे, नेताओं के साथ थे, अब वो वोट किसको दे, उनके सामने ये बड़ी असमंजस की स्थिति थी। तो एक तो कांग्रेस के कार्यकर्ता तो इस तरह से हताश थे।
बीजेपी के कार्यकर्ता लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में थे। हालांकि बीजेपी के द्वारा माइक्रो मैनेजमेंट ये बनाया गया था कि 8500 शक्ति केंद्र, 8500 शक्ति केंद्र बनाए गए और एक शक्ति केंद्र से 5-7 बूथों को जोड़ा गया और ये रणनीति बनाई गई कि विधानसभा चुनावों के मुकाबले लोकसभा चुनावों में 10% वोट यानी करीब 42% वोट बीजेपी को विधानसभा चुनावों के दौरान मिले और अब 52% वोट उनको करना था। लेकिन कहीं कहीं उसमें कोई कमी कार्यकर्ताओं के द्वारा रह गई और कार्यकर्ता उतने उत्साह के तौर पर मतदाताओं को बाहर निकाल नहीं पाए जितना उनको करना चाहिए था। तो अब बीजेपी के बड़े नेताओं के द्वारा कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश ये दिए गए हैं कि कार्यकर्ता वोटर्स को बाहर लाना है, क्योंकि जितना आप वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएंगे और भी निश्चित रूप से ये समझने वाली बात है सर कि फर्स्ट फेज में जितना वोटिंग परसेंटेज उतना अच्छा नहीं रहा, यहां से क्या अब चुनाव उठेगा या ऐसा नजर आ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से एग्रेसिव अब स्पीचेस सामने आ रही है नेताओं की, एग्रेशन में अब चुनाव को लड़ा जा रहा है, यहां से क्या चुनाव उठेगा? निश्चित रूप से देखिए, मैनिफेस्टो तो पहले चरण के पहले आ गया था ना कांग्रेस का, लेकिन अब जब कांग्रेस मैनिफेस्टो को एक एजेंडा बनाया गया है बीजेपी के द्वारा और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के द्वारा परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, जिस तरह के भाषणों में जिक्र किया गया है खासतौर से राजस्थान में, और जिस तरह से कहा गया कि कांग्रेस SC ST OBC का आरक्षण मुसलमानों को दे सकती है, जिस तरह का कर्नाटक में प्रयोग करने की कोशिश की गई और जिस तरह से संपत्ति को लेकर बातें की गई कि आपके पास अगर 2 मकान है तो एक मकान उन लोगों को दे दिया जाएगा जो घुसपैठिए हैं, जिनकी ज्यादा संतानें हैं, जिस तरह की जो चुनावों को गरमाने की कोशिश की गई है बीजेपी के द्वारा, ये निश्चित रूप से वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने का एक बड़ा प्रयास है बीजेपी के द्वारा और अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा भी बीजेपी को मिलने जा रहा है। लेकिन एक बात और है, यहां पर हम लोकेश शर्मा फैक्टर का भी जिक्र करना चाहेंगे। जिस तरह से कल लोकेश शर्मा अशोक गहलोत पर हमलावर हुए हैं चुनाव से 2 दिन पहले और जिस तरह के गंभीर आरोप उन्होंने लगा दिए कि अशोक गहलोत ने रीट के पेपरों के मामलों में जिस तरह से इस पर बात करेंगे हेमंत जी, इस पर बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार जरा इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि चुनाव से दूसरे चरण के फेज से ठीक पहले, वोटिंग से पहले, अगर जिस तरीके से लोकेश शर्मा ने स्टेटमेंट दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कई बड़े खुलासे की, आरोप लगाया और आज प्रधानमंत्री ने आप राजस्थान की सियासत को लेकर के आगरा में, उत्तर प्रदेश के आगरा में जब हमला किया पिछली कांग्रेस सरकार के ऊपर, तो क्या कहा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ इसका प्रभाव चुनावों पर भी क्या पड़ेगा ये भी समझने की कोशिश करेंगे। छोटा सा और दूसरे चरण का जो मतदान है उससे पहले 13 सीटों पर नजर है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर है, दिग्गजों की साख दांव पर लगी है, लेकिन जरा समीकरण समझने की कोशिश करते हैं। 2 खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। मैं आशुतोष जी का जरा जल्दी से रुक कर लेता हूं। आशुतोष जी, आप लोकेश शर्मा का वो स्टेटमेंट चुनाव की यानी कि दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले जब वो PC करते हैं, आरोप लगाते हैं, तो आज प्रधानमंत्री ने भी उसको हाथों हाथ लिया। कई बीजेपी के नेताओं ने इसको कोट करते हुए इसको लेकर पिछली सरकार पर आरोप लगाया है। आपको लग रहा है कि ये अब उस वक्त था जब इस हथियार के जरिए आप किसी तरीके से बीजेपी को एज मिल पाए और कांग्रेस को बड़ा नुकसान, यह समय निकल चुका है? देखिए शुभेंदु, राजस्थान के चुनाव में तो इस मुद्दे का कितना फर्क पड़ेगा ये कहना थोड़ा सा अभी संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि हालांकि कुछ फर्क पड़ेगा, निश्चित तौर पर कांग्रेस को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा राजस्थान के अंदर भी। लेकिन इस जो कल आरोप लोकेश शर्मा ने लगाए हैं उसके दूरगामी परिणाम देश भर के चुनाव में जरूर पड़ने जा रहे हैं, क्योंकि एक राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने किस तरह से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और किस तरह की चीजें करी, उसको भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर पूरे देश भर में सामने आगे रखेगी और भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुद्दे पर चूकने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो बहुत अच्छे तरीके से चीज को समझते हैं कि जो भी मुद्दा हाथ लगे उसको साथ के साथ लीजिए, कैश कराइए और पूरे देश भर में उसको भुनाइए। तो देश भर में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को भुनाएगी और निश्चित तौर पर अपने लिए एक फेवरेबल माहौल बनाएगी, कांग्रेस को डैमेज पहुंचाएगी। हालांकि राजस्थान के चुनाव में शायद ये हो सकता है कि इसकी टाइमिंग थोड़ा सा और अगर पहले हुई होती तो कांग्रेस को ज्यादा डैमेज होता। हो सकता है कि अब मैं इस पर्टिकुलर मुद्दे पर कांग्रेस को उतना नुकसान राजस्थान में होते हुए नहीं देख पा रहा हूं, हालांकि होगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं देख पा रहा हूं। लेकिन देश भर में एक बड़ी कीमत इस लोकेश शर्मा वाले कारण की वजह से भारतीय कांग्रेस को उठानी पड़ी।
अच्छा हेमंत जी, एक चीज़ मैं समझ रहा हूँ कि हमने देखा 2014 में, 2019 में मोदी वेव चलती थी और उसमें प्रत्याशियों के चेहरे नहीं देखे जाते थे, उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री के उस फेस के अकॉर्डिंग ही पूरा चुनाव चल जाता था। लेकिन इस बार वो परिस्थितियां शायद नहीं हैं, क्योंकि कैंपेन करना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। फर्स्ट फेज का जो वोटिंग परसेंटेज रहा उतना खास भी नहीं रहा। कई जगहों पर अभी भी स्थिति उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है। 3 सीटों का तो आप खुद ही नाम ले रहे हैं। क्या आपको लग रहा है पहले के मुकाबले अब टफ फाइट है और वो मोदी वेव अब फिलहाल नहीं रही है, क्या ये माना जाए? देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि आज भी सभी सीटों पर वोट मोदी के नाम पर पड़ रहा है। हम अलवर की बात करें तो वहां जो दिग्गज थे भूपेंद्र यादव, उन्होंने भी मोदी के नाम पर वोट मांगा, केंद्र सरकार की योजनाओं के नाम पर वोट मांगा, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा, धारा 370 के नाम पर वोट मांगा। और आज जहां भी हम जिन बीजेपी की गढ़ों की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो पाली है, आपके उदयपुर है, आपके चित्तौड़गढ़ है, यहां पर भी आज भी मोदी के फेस के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। यहां पर प्रत्याशी निश्चित रूप से गौण है, लेकिन 2-3 सीट ऐसी हैं जहां पर जातिगत समीकरण भी पार्टियों को साधने पड़ रहे हैं। जैसे टोंक सवाई माधोपुर है, यहां पर चूंकि कांग्रेस से हरीश मीणा है। अब हरीश मीणा चूंकि मीणाओं के अच्छे सरबौर हैं, दिग्गज हैं, वो सचिन पायलट के बहुत नजदीकी है, तो सचिन पायलट गुर्जर वोटों को प्रभावित कर सकते हैं और वो मीणा वोटों को प्रभावित कर सकते हैं। चूंकि मुस्लिम वोट कांग्रेस के कोर वोटर हैं, तो इस तरह से टोंक सवाई माधोपुर की बात करें। कोटा में हम बात करें, कोटा में जब शुरू आज से 15 दिन पहले एक तरफा चुनाव माना जा रहा था कि ओम बिरला की एक तरफा जीत है, लेकिन अब चूंकि प्रहलाद गुंजल बीजेपी से निकले हुए व्यक्ति हैं, उनका भी ग्राउंड कनेक्ट है, वो भी बूथ मैनेजमेंट की रणनीति को जानते हैं, तो अब वो भी वहां पर टक्कर देने में लगे हैं। पहले जो शांति धारीवाल उनके कांग्रेस में आने से खुश नहीं थे, अब कहते हैं कि शांति धारीवाल उनके साथ लग गए हैं, तो वहां पर वो भी एक तरह से उन्होंने चुनाव को रोचक बना दिया है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, तो निश्चित रूप से अब बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा में राजकुमार रोत ने भी चुनाव को रोचक बनाया है। मालवीय को वहां पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहां पर चूंकि अब कांग्रेस का वोट कितना भारतीय आदिवासी पार्टी को शिफ्ट होगा, इस पर यह डिपेंड करेगा। तो निश्चित रूप से आज भी मोदी के नाम पर तो वोट मांगा जाएगा और पूरा चुनाव मोदी के नाम पर तो लड़ा जाएगा, लेकिन फिर भी जातिगत फैक्टर एक प्रमुख फैक्टर के तौर पर राजस्थान में देखा जा रहा है। बाड़मेर जैसलमेर सीट की बात कर लेते हैं। उसमें भी उसकी भी बड़ी चर्चाएं थी, क्योंकि जिस तरीके से भाटी ने कैंपेन किया, युवाओं को कनेक्ट किया कई जगहों पर जाकर के, और सोशल मीडिया पर खास करके अच्छी खासी फॉलोइंग उनकी थी। इसका बड़ा असर हालांकि देखने को मिला है, लेकिन क्या वाकई में चुनाव के अंदर किसको कितना एज मिलता है, ये फिलहाल देखने वाली चीज़ होगी। समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन दूसरे दौर के दिग्गजों की बात है और कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख इस वक्त दांव पर लगी है और वोटिंग होनी है। वोटिंग के बाद ये पता चलेगा कि असल मायने में जनता कितनी अपने घरों से बाहर निकली है और वोटिंग परसेंटेज कितना रहा है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।